AI, इजारादारियां और आलमी सियासत। अमेज़न अपने अपने शोबों में इजारादार मोनोपोलीज बन गए हैं, जिसकी एक वजह यह है कि मसनूई ज़हानत AI बड़े इदारों के हक में पलड़ा झुका देती है। रेस्टोरेंट जैसी रिवायती सनतों में साइज कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। मैकडॉनल्ड्स एक आलमी जंजीर चेन है जो रोजाना 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को खाना खिलाती है, और उसके साइज की वजह से इसे लागत, ब्रांडिंग वगैरह के लिहाज से बहुत से फवायद हासिल हैं। इसके बावजूद आप एक ऐसा पड़ोसी रेस्तोरां खोल सकते हैं जो मकामी मैकडॉनल्ड्स का मुकाबला कर सके। अगरचे आपका रेस्तोरां रोजाना सिर्फ 200 ग्राहकों को खाना पेश कर रहा होगा, फिर भी आपके पास मैकडॉनल्ड्स से बेहतर खाना बनाने और मुतमईन सारिफीन की वफादारी हासिल करने का मौका होता है। इत्तलाआत की मंडी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। गूगल सर्च इंजन को रोजाना 2 से 3 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं, जो 8.5 अरब तलाशें सर्चेस करते हैं। फर्ज करें कि एक मकामी स्टार्टअप सर्च इंजन गूगल से मुकाबला करने की कोशिश करता है। उसके पास कोई मौका नहीं है, चूंकि गूगल को पहले ही अरबों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पास बहुत ज्यादा डेटा मौजूद है, जिसकी बदौलत ये बेहतर एल्गोरिथम की तरबियत कर सकता है, जो मजीद ट्रैफिक को राग़िब करेगा, जिसे एल्गोरिथम की अगली नस्ल की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। नतीजतन 2023 में गूगल ने आलमी सर्च मार्केट के 91.5% पर कंट्रोल किया। या जीनियात जेनेटिक्स पर गौर करें। फर्ज करें कि मुख्तलिफ ममालिक में कई कंपनियां एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जो जीन्स और तिब्बी हालतों के दरमियान ताल्लुक की निशानदही करे। न्यूजीलैंड की आबादी 5 मिलियन है, और प्राइवेसी कवानीन इनके जीनियाती और तिब्बी रिकॉर्ड तक रसाई को महदूद करते हैं। चीन में तकरीबन 1.4 अरब बाशिंदे हैं, और प्राइवेसी के कवानीन निस्बतन नरम हैं। आपके ख्याल में जीनियाती एल्गोरिथम तैयार करने का बेहतर मौका किसके पास है? अगर ब्राजील अपने सेहत की देखभाल के निज़ाम के लिए जीनियाती एल्गोरिथम खरीदना चाहता है, तो वो न्यूजीलैंड के मुकाबले में कहीं ज्यादा दुरुस्त चीनी एल्गोरिथम को मुंतखब करने के लिए मजबूत तरगीब महसूस करेगा। अगर चीनी एल्गोरिथम फिर 200 मिलियन से ज्यादा ब्राजीलियों के डेटा पर अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाता है, तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। इससे मजीद मुमालिक चीनी एल्गोरिथम का इंतखाब करने पर आमादा होंगे। जल्द ही दुनिया की ज्यादातर तिब्बी मालूमात चीन की तरफ बह रही होगी, और उसका जीनियाती एल्गोरिथम नाकाबिले शिकस्त बन जाएगा। तमाम मालूमात और ताकत को एक जगह मरकूज करने की कोशिश, जो 20वीं सदी के आमराना निज़ामों की कमजोरी अकेलेस हील थी, AI के दौर में एक फैसला कुन फायदा बन सकती है। साथ ही जैसा कि एक पिछले बाब में बताया गया है, AI आमराना हुकूमतों के लिए मुकम्मल निगरानी के निज़ाम कायम करना भी मुमकिन बना सकती है, जो मुजाहिमत को तकरीबन नामुमकिन बना दे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्लॉकचेन ऐसी आमराना रुझानात पर तकनीकी रोक फराहम कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन फितरी तौर पर जमहूरियत दोस्त और आमरीत मुखालिफ है। ब्लॉकचेन निज़ाम में फैसलों के लिए 51% सारिफीन की मंजूरी दरकार होती है। ये जमहूरी लग सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बुनियादी नुक्स है। मसला सारिफीन के लफ्ज में है। अगर एक शख्स के 10 अकाउंट हैं, तो वो 10 सारिफीन के तौर पर शुमार होता है। अगर कोई हुकूमत 51% अकाउंट्स को कंट्रोल करती है, तो वो हुकूमत ही 51% सारिफीन पर मुश्तमिल होती है। पहले ही ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की मिसालें मौजूद हैं, जहां एक हुकूमत 51% सारिफीन पर मुश्तमिल है। और जब किसी ब्लॉकचेन में एक हुकूमत 51% सारिफीन होती है, तो ये हुकूमत को न सिर्फ चैन के हाल पर बल्कि इसके माजी पर भी कंट्रोल दे देती है। मुतलकुल अनान हुक्मरान हमेशा माजी को बदलने की ताकत चाहते रहे हैं। मिसाल के तौर पर रूमी शहनशाह अक्सर सितारा डैमनेशो मेमोरिया सितारा की मश्क करते थे, अपने हरीफों और दुश्मनों की याददाश्त को मिटाना। शहनशाह काराकाला ने अपने भाई और तख्त के हरीफ गीटा को कत्ल करने के बाद इसकी याद को मिटाने की कोशिश की। गीटा का नाम कंदा करने वाले कुतबे तराश दिए गए, इसकी तस्वीर वाले सके पिघला दिए गए, और महज गेटा का नाम लेना काबिले सजा मौत था। इस दौर की एक बची हुई पेंटिंग सितारा सेवेरान टोंडो सितारा उनके वालिद सेप्टेमियस सेवेरिस के दौर हुकूमत में बनाई गई थी, और असल में दोनों भाइयों को सेप्टेमियस और उनकी वालदा जोलिया डूमना के साथ दिखाया गया था। लेकिन बाद में किसी ने न सिर्फ गीटा का चेहरा मिटाया, बल्कि इस पर गिलाजत भी मिली। फ्रांसिक तज्जिये से मालूम हुआ कि जहां गीटा का चेहरा होना चाहिए था, वहां खुश्क पाखाने के नन्हे टुकड़े मौजूद थे। जदीद आमराना हुकूमतें भी इसी तरह माजी को बदलने की शौकीन रही हैं। स्टॉलिन के इक्तिदार में आने के बाद उसने ट्रॉट्स्की, बिल्शेविक इनकलाब का मेमार और रेड आर्मी का बानी को तमाम तारीखी रिकॉर्डों से हस्फ करने की भरपूर कोशिश की। 1937 के स्टॉलिनिस्ट अजीम दहशत ग्रेट टेरर के दौरान जब भी निकोलाई बुखारीन और मार्शल मिखाइल तोखाचेव्स्की जैसी नुमायां शख्सियात को पाक करके फांसी दी जाती, तो उनके वजूद के सबूत किताबों, तालीमी मकालों, तस्वीर और पेंटिंग्स से मिटा दिए जाते थे।
मिटाने की इस हद तक रसाई के लिए एक बड़ी दस्ती कोशिश दरकार थी। ब्लॉकचेन के साथ माजी को बदलना बहुत आसान हो जाएगा। एक हुकूमत जो 51% सारिफीन को कंट्रोल करती है, एक बटन दबाने पर लोगों को तारीख से गायब कर सकती है। बूट जेल खाना, द बोट प्रिजन। अगरचे एआई मरकजी ताकत को मुस्तहकम करने के कई तरीके फराहम कर सकती है, लेकिन आमराना और मुतलकुल अनान हुकूमतों को इसके साथ अपने मसाइल का सामना है। सबसे पहले और अहम बात यह है कि आमराना हुकूमतों को गैर नामियाती एजेंटों, इनऑर्गेनिक एजेंट्स को कंट्रोल करने का कोई तजर्बा नहीं है। हर जाबिराना मालूमाती नेटवर्क की बुनियाद दहशत है, लेकिन कंप्यूटर्स को कैद होने या मारे जाने का डर नहीं होता। अगर रूसी इंटरनेट पर एक चैट बूट यूक्रेन में रूसी फौजियों के किए गए जंगी जराइम का जिक्र करता है, व्लादिमीर पुतिन के बारे में कोई गैर संजीदा लतीफा सुनाता है, या पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी की करप्शन पर तनकीद करता है, तो पुतिन की हुकूमत इस चैट बोट का क्या कर सकती है? एफएसबी के एजेंट इसे कैद नहीं कर सकते, उसे तशद्दुद नहीं कर सकते, या उसके खानदान को धमकी नहीं दे सकते। यकीनन हुकूमत इसे ब्लॉक या हज़्फ कर सकती है और उसके इंसानी तख्लीक़कारों को तलाश करके सजा देने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ये काम इंसानी सारिफीन को नज़्म-ओ-ज़ब्त सिखाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस दौर में जब कंप्यूटर खुद मवाद तैयार नहीं कर सकते थे और ज़हीन गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक इंसान ही रूसी सोशल नेटवर्क चैनल्स जैसे वी कॉन्टैक्टे और ओदनोक्लासिनिकी पर इख्तलाफी राय का इजहार कर सकता था। अगर वो इंसान जिस्मानी तौर पर रूस में होता तो उसे रूसी हुक्काम के गजब का खतरा होता। अगर वो इंसान जिस्मानी तौर पर रूस से बाहर होता तो हुक्काम उसकी रसाई को रोकने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्या होता है अगर रूसी साइबर स्पेस लाखों बोट से भर जाए जो खुद से मवाद पैदा कर सकते हैं और गुफ्तगू कर सकते हैं, खुद से सीखते और तरक्की करते हैं? उन बोट्स को रूसी मुनहरिफीन या गैर मुल्की अनासिर जानबूझकर गैर रिवायती नजरियात फैलाने के लिए पहले से प्रोग्राम कर सकते हैं और हुक्काम के लिए उसे रोकना नामुमकिन हो सकता है। इससे भी बदतर, पुतिन की हुकूमत के नुक्ता नजर से क्या होता है अगर इजाजत याफ्ता बोट सिर्फ रूस में क्या हो रहा है इस बारे में मालूमात इकट्ठी करके और उसमें पैटर्न तलाश करके खुद से बतदरीज इख्तिलाफी नजरियात तैयार कर लें? ये अलाइनमेंट का मसला है। रूसी अंदाज में रूस के इंसानी इंजीनियर्स एआई को हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग अलाइंड बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एआई की खुद सीखने और बदलने की सलाहियत को देखते हुए इंसानी इंजीनियर्स कैसे यकीनी बना सकते हैं कि एआई कभी गैर कानूनी हुदूद में न भटके? ये खास तौर पर दिलचस्प है कि जैसा कि जॉर्ज ऑरवील ने सितारा 1984 सितारा में वजाहत की, आमराना मालूमाती नेटवर्क्स अक्सर दोगली जबान डबल स्पीक पर इन्हिसार करते हैं। रूस एक आमराना रियासत है जो जमहूरियत होने का दावीज करती है। यूक्रेन पर रूसी हमला 1945 के बाद यूरोप की सबसे बड़ी जंग रही है, फिर भी इसे सरकारी तौर पर एक खसूसी फौजी ऑपरेशन के तौर पर बयान किया जाता है और उसे जंग कहना काबिले सजा जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सजा 3 साल तक कैद या 50,000 रूबल तक जुर्माना है। रूसी आइन शानदार वादे करता है कि हर एक को सोच और तकरीर की आज़ादी की जमानत दी जाएगी, आर्टिकल 29.1, कि हर एक को मालूमात की आज़ादी से तलाश, वसूल, तरसील, पैदावार और तकसीम का हक हासिल होगा, 29.4, और ये कि ज़राए इब्लाग की आज़ादी की जमानत दी जाएगी, सेंसरशिप ममनू होगी, 29.5। शायद ही कोई रूसी शहरी इन वादों को हरफे बहे हर्फ लेने के लिए इतना सादा लॉ हो, लेकिन कंप्यूटर दोगली जबान को समझने में बुरे होते हैं। एक चैट बोट जिसे रूसी कानून और अक़दार पर अमल करने की हिदायत दी गई हो, वो इस आइन को पढ़ सकता है और ये नतीजा अखज़ कर सकता है कि तकरीर की आज़ादी एक बुनियादी रूसी कद्र है। फिर रूसी साइबर स्पेस में चंद दिन गुजारने और रूसी मालूमाती मैदान में क्या हो रहा है इसकी निगरानी करने के बाद चैट बोट तकरीर की आज़ादी की बुनियादी रूसी कद्र की खिलाफ वर्जी करने पर पुतिन की हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर सकता है। इंसान भी ऐसे तजादात को महसूस करते हैं, लेकिन खौफ की वजह से उनकी निशानदही करने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक चैट बोट को तबाहकुन पैटर्न की निशानदही करने से क्या रोकेगा? और रूसी इंजीनियर्स एक चैट बोट को कैसे समझाएंगे कि अगरचे रूसी आइन तमाम शहरियों को तकरीर की आज़ादी की जमानत देता है और सेंसरशिप से मना करता है, लेकिन चैट बोट को असल में आइन पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही इसे कभी नजरिया और हकीकत के दरमियान फर्क का जिक्र करना चाहिए? जैसा कि चर्नोबिल में यूक्रेनी गाइड ने मुझे बताया, आमराना ममालिक में लोग इस ख्याल के साथ परवान चढ़ते हैं कि सवालात मुश्किलात का बायस बनते हैं, लेकिन अगर आप किसी एल्गोरिथम को इस असूल पर तरबियत देते हैं कि सवालात मुश्किलात का बायस बनते हैं, तो वो एल्गोरिथम कैसे सीखेगा और तरक्की करेगा? आखिर में अगर हुकूमत कोई तबाहकुन पॉलिसी अपनाती है और फिर अपना इरादा बदल लेती है, तो वो आम तौर पर उस तबाही का इल्जाम किसी और पर लगाकर खुद को बचाती है। इंसान मुश्किल से सीखते हैं कि ऐसे हक़ाइक़ को भूल जाएं जो उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं।
लेकिन आप एक चैटबॉट को कैसे तरबियत देंगे कि वो भूल जाए कि जिस पॉलिसी की आज मजम्मत की जा रही है वो दरअसल सिर्फ 1 साल पहले तक सरकारी मौक़िफ़ था। ये एक बड़ा तकनीकी चैलेंज है जिससे आमराना हुकूमतों को निपटना मुश्किल लगेगा, खास तौर पर जब चैटबॉट्स ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मुबहम होते जाएंगे। यकीनन जमहूरियतों को भी इसी तरह के मसाइल का सामना होता है जब चैटबॉट नापसंदीदा बातें कहते हैं या खतरनाक सवालात उठाते हैं। क्या होता है अगर माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक के इंजीनियर्स की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उनका चैटबॉट नस्ल परस्ताना गालियां निकालना शुरू कर दे? जमहूरियतों का फायदा यह है कि उनके पास ऐसे सरकश एल्गोरिथम से निपटने के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। चूंकि जमहूरियतें तकरीर की आजादी को संजीदगी से लेती हैं, वो अपने अंदर बहुत कम छुपे हुए ढांचे स्केलेटन्स इन देयर क्लॉजेट रखती हैं और उन्होंने यहां तक कि जमहूरियत मुखालिफ तकरीर के लिए भी निस्बतन आली सतह की रवादारी पैदा की है। इख्तिलाफी बोर्ड्स उन आमराना हुकूमतों के लिए कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज पेश करेंगे जिनके कपड़े की अलमारियों में पूरे कब्रिस्तान भरे हैं और तनकीद के लिए सिफर रवादारी है। एल्गोरिथमिक कब्जा, एल्गोरिथमिक टेकओवर। तवील मुद्दत में आमराना हुकूमतों को एक इससे भी बड़े खतरे का सामना हो सकता है। तनकीद करने के बजाय एक एल्गोरिथम उन पर काबू पा सकता है। तारीख में मुतलकुल इनान हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ा खतरा आम तौर पर उनके अपने मातहतों से आया है। जैसा कि बाब 4 में नोट किया गया है, किसी भी रूमी शहनशाह या सोवियत वजीर आजम का तख्ता किसी जमहूरी इनकलाब ने नहीं उल्टा, बल्कि वो हमेशा अपने ही मातहतों के जरिए माजूल होने या कठपुतली बनने के खतरे में रहते थे। अगर 21वीं सदी का कोई मुतलकुल इनान हुक्मरान कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा ताकत देता है तो वो मुतलकुल अनान हुक्मरान उनकी कठपुतली बन सकता है। एक डिक्टेटर आखिरी चीज जो चाहेगा वो ये है कि वो खुद से ज्यादा ताकतवर या ऐसी कुव्वत पैदा करे जिसे वो कंट्रोल करना न जानता हो। इस नुक्ते की वजाहत के लिए मुझे एक काबिल तस्लीम हद तक गैर मामूली फिक्री तजुर्बा आउटलैंडिश थॉट एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करने की इजाजत दें, जो बोस्ट्रोम के पेपर क्लिप क़यामत, पेपर क्लिप अपोक्लिप्स का आमराना मसावी है। तसव्वुर करें कि साल 2050 है और अजीम रहनुमा को सुबह 4 बजे निगरानी और सलामती एल्गोरिथम, सर्वेलेंस और सिक्योरिटी एल्गोरिथम की तरफ से एक फौरी कॉल पर जगाया जाता है। अजीम रहनुमा, हमें एक हंगामी सूरत हाल का सामना है। मैंने खरबों डेटा पॉइंट्स का तज्जिया किया है और पैटर्न वाज़ेह है। वजीर दिफा सुबह आपको कत्ल करके खुद इख्तिदार संभालने की मंसूबाबंदी कर रहा है। कातिल दस्ता तैयार है, उसके हुक्म का इंतजार कर रहा है। ताहम मुझे हुक्म दें और मैं इसे दुरुस्त हमले से खत्म कर दूंगा। लेकिन वजीर दिफा मेरा सबसे ज्यादा वफादार हामी है, अजीम रहनुमा कहता है। कल ही उसने मुझसे कहा था। अजीम रहनुमा, मुझे मालूम है कि उसने आपसे क्या कहा, मैं सब कुछ सुनता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसने उसके बाद कातिल दस्ते से क्या कहा, और मैं महीनों से डेटा में परेशान किन पैटर्न उठा रहा हूं। क्या आपको यकीन है कि आपको डीप फेक से बेवकूफ नहीं बनाया गया? मुझे डर है कि जिस डेटा पर मैंने भरोसा किया वो 100% हकीकी है, एल्गोरिथम कहता है। मैंने इसे अपने खुसूसी डेप फेक का पता लगाने वाले ज़ैली एल्गोरिथम सब एल्गोरिथम से चेक किया है। मैं बिल्कुल वजाहत कर सकता हूं कि हमें कैसे मालूम है कि ये डीप फेक नहीं है, लेकिन इसमें हमें कुछ हफ्ते लग जाएंगे। जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया मैं आपको खबरदार नहीं करना चाहता था, लेकिन डेटा पॉइंट्स एक नागुज़ीर नतीजे पर मुत्तफिक हैं। एक बगावत जारी है। अगर हम अभी अमल नहीं करते तो कातिल 1 घंटे में यहां होंगे, लेकिन मुझे हुक्म दें और मैं गद्दार को खत्म कर दूंगा। निगरानी और सलामती एल्गोरिथम को इतनी ज्यादा ताकत देकर अजीम रहनुमा ने खुद को एक नामुमकिन सूरत हाल में डाल दिया है। अगर वो एल्गोरिथम पर शक करता है तो हो सकता है वजीर दिफा उसे कत्ल कर दे, लेकिन अगर वो एल्गोरिथम पर भरोसा करता है और वजीर दिफा को हटा देता है तो वो एल्गोरिथम की कठपुतली बन जाता है। जब भी कोई एल्गोरिथम के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो एल्गोरिथम को बिल्कुल मालूम होता है कि अजीम रहनुमा को किस तरह इस्तेमाल करना है। नोट करें कि एल्गोरिथम को ऐसी चालों में शामिल होने के लिए एक बाशऊर हस्ती होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि बोस्ट्रोम का पेपर क्लिप फिक्री तजर्बा इशारा करता है, और जैसा कि GPT-4 ने टास्क रैबिट के कारकुन से झूठ बोलकर छोटे पैमाने पर मुजाहिरा किया। एक गैर बाशऊर एल्गोरिथम भी ताकत जमा करने और लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, यहां तक कि लालच या आना परस्ती जैसी कोई इंसानी ख्वाहिश न होने के बावजूद भी। अगर एल्गोरिथम कभी फिक्री तजर्बे में बयान करदा सलाहियतें तैयार करते हैं तो आमराना हुकूमतें जमहूरियतों के मुकाबले में एल्गोरिथमिक कब्जे के लिए कहीं ज्यादा खतरे में होंगी। सुपर मैकियावेलियन AI के लिए भी अमेरिका जैसे तकसीम शुदा जमहूरी निजाम में इक़्तिदार पर कब्जा करना मुश्किल होगा। यहां तक कि अगर AI अमरीकी सदर को इस्तेमाल करना सीख ले तो इसे कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, रियासती गवर्नरों, मीडिया, बड़ी कारपोरेशनों और मुख्तलिफ NGOs की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है।
मिसाल के तौर पर एल्गोरिथम सेनेट के सितारा फिलिबस्टर सितारा से कैसे निपटेगा। इंतहाई मरकजी निजाम में इक़्तिदार पर कब्जा करना बहुत आसान होता है। जब तमाम ताकत एक शख्स के हाथ में मरकूज होती है तो जो कोई भी मुतलकुल अनान हुक्मरान तक रसाई को कंट्रोल करता है वो मुतलकुल अनान हुक्मरान और पूरी रियासत को कंट्रोल कर सकता है। निजाम को हैक करने के लिए एक शख्स को सिर्फ एक फर्द को इस्तेमाल करना सीखना होता है। एक मिसाली मामला ये है कि रूमी शहनशाह टिबेरियस किस तरह प्राइटोरियन गार्ड के कमांडर लूकियस एलियस सिजान्स की कठपुतली बन गया। प्राइटोरियंस को इब्तदाई तौर पर ऑगस्टस ने एक छोटे शाही मुहाफिज दस्ते के तौर पर कायम किया था। ऑगस्टस ने मुहाफिज दस्ते की कमान के लिए 2 प्रीफेक्ट्स मुकर्रर किए ताकि उनमें से कोई भी इस पर ज्यादा ताकत हासिल न कर सके। ताहम टिबेरियस इतना समझदार नहीं था। उसका शक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 2 प्राइटोरियन प्रीफेक्ट्स में से एक सिजान्स ने चालाकी से टिबेरियस के खौफ से खेला। उसने मुसलसल टिबेरियस को कत्ल करने की मुबैना साजिशों को बेनकाब किया, जिनमें से बहुत सी खालिस फैंसी थीं। शक्की शहनशाह सिजान्स के अलावा सब पर ज्यादा अदम एतमाद करने लगा। उसने सिजान्स को प्राइटोरियन गार्ड का वाहिद प्रीफेक्ट बना दिया, उसे 12,000 की फौज में वसअत दी और सिजान्स के आदमियों को रोम शहर में पुलिसिंग और इंतजामकारी के इजाफी किरदार दिए। आखिरकार सिजान्स ने टिबेरियस को दारुल हुकूमत से कॉपरी मुंतकिल होने पर आमादा किया, ये दलील देते हुए कि एक छोटे से जजीरे पर शहनशाह की हिफाजत करना गद्दारों और जासूसों से भरे एक गुंजान शहर के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान होगा। रूमी मुअर्रिख टैक्स ने वजाहत की कि हकीकत में सिजान्स का मकसद शहनशाह तक पहुंचने वाली तमाम मालूमात को कंट्रोल करना था। शहनशाह तक रसाई उसके अपने कंट्रोल में होगी और खतूत जो ज्यादातर फौजियों के जरिए पहुंचाए जाते थे इसके हाथों से गुजरेंगे। प्राइटोरियंस ने रूम को कंट्रोल किया। टिबेरियस कॉपरी में अलग थलग था और सिजान्स टिबेरियस तक पहुंचने वाली तमाम मालूमात को कंट्रोल कर रहा था। इस तरह प्राइटोरियन कमांडर सल्तनत का असल हुक्मरान बन गया। सिजान्स ने हर उस शख्स को हटा दिया जो उसकी मुखालफत कर सकता था, बशमूल शाही खानदान के अफराद, झूठे तौर पर उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर। चूंकि कोई भी सिजान्स की इजाजत के बगैर शहनशाह से राब्ता नहीं कर सकता था, टिबेरियस एक कठपुतली बनकर रह गया। बिल आखिर किसी ने, शायद टिबेरियस की भाभी इंटोनिया ने, सिजान्स की मालूमाती रुकावट में एक सुराख तलाश कर लिया। एक खत शहनशाह तक स्मगल किया गया जिसमें उसे बताया गया कि क्या हो रहा है। लेकिन जब तक टिबेरियस खतरे से जागा और सिजान्स से छुटकारा पाने का फैसला किया, वो तकरीबन बेबस था। वो उस शख्स का तख्ता कैसे उलट सकता था जो न सिर्फ मुहाफिजों को बल्कि बैरूनी दुनिया के साथ तमाम राब्तों को भी कंट्रोल करता था। अगर वो कोई इकदाम करने की कोशिश करता तो सिजान्स इसे कापरी पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कैद कर सकता था और सेनेट और फौज को बता सकता था कि शहनशाह इतना बीमार है कि कहीं सफर नहीं कर सकता। इसके बावजूद टिबेरियस ने सिजान्स पर बाजी पलटने में कामयाबी हासिल की। जैसे जैसे सिजान्स की ताकत में इजाफा हुआ और वो सल्तनत चलाने में मसरूफ हो गया, उसका रूम के सिक्योरिटी निजाम की रोजमर्रा की छोटी तफसीलात से राब्ता टूट गया। टिबेरियस खुफिया तौर पर नेवियस टोरियस मैक्रो, रूम के फायर ब्रिगेड और नाइट वॉच के कमांडर की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गया। मैक्रो ने सिजान्स के खिलाफ बगावत की मंसूबाबंदी की और इनाम के तौर पर टिबेरियस ने मैक्रो को प्राइटोरियन गार्ड का नया कमांडर बना दिया। चंद साल बाद मैक्रो ने टिबेरियस को कत्ल करवा दिया। ताकत इस मकाम पर होती है जहां मालूमाती चैनल्स मिलते हैं। चूंकि टिबेरियस ने मालूमाती चैनल्स को सिजान्स की जात में जम होने दिया, मुअख्खिर जिक्र ताकत का असल मरकज बन गया, जबकि टिबेरियस एक कठपुतली बनकर रह गया। टिबेरियस का अंजाम उस नाजुक तवाजुन की निशानदही करता है जिसे तमाम डिक्टेटरों को बरकरार रखना चाहिए। वो तमाम मालूमात को एक जगह मरकूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मुहतात रहना चाहिए कि मालूमात के मुख्तलिफ चैनल्स को सिर्फ उनकी अपनी जात में जम होने दिया जाए। अगर मालूमाती चैनल्स किसी और जगह जम होते हैं तो वो ताकत का असल गढ़ बन जाता है। जब हुकूमतें सिजान्स और मैक्रो जैसे इंसानों पर इन्हिसार करती है तो एक माहिर डिक्टेटर सबसे ऊपर रहने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। स्टॉलन के कत्ले आम इसी के बारे में थे। फिर भी जब कोई हुकूमत एक ताकतवर लेकिन नाकाबिले फहम एआई पर इन्हिसार करती है जो तमाम मालूमात जमा और तज्जिया करती है, तो इंसानी डिक्टेटर तमाम ताकत खोने के खतरे में होता है। वो दारुल हुकूमत में रह सकता है और फिर भी एक डिजिटल जजीरे पर अलग थलग हो सकता है। एआई के जरिए कंट्रोल और इस्तेमाल हो सकता है। डिक्टेटर का मखमसा, द डिक्टेटर्स डिलेमा। अगले चंद सालों में हमारी दुनिया के डिक्टेटरों को एल्गोरिथमिक कब्जे से ज्यादा फौरी मसाइल का सामना है। कोई भी मौजूदा एआई निजाम इतने बड़े पैमाने पर हुकूमतों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ताहम आमराना निजाम पहले ही एल्गोरिथम पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के खतरे में है। जहां जमहूरियतें ये मानती हैं कि हर कोई गलती कर सकता है, आमराना हुकूमतों में बुनियादी मफरूजा ये है कि हुक्मरान जमात या सुप्रीम लीडर हमेशा दुरुस्त होता है।
इस मफरूज़े पर मबनी हुकूमतें एक नाकाबिल ख़ता ज़हानत के वजूद पर यकीन करने की आदी होती हैं और मजबूत खुद इस्लाही मेकानिज़म बनाने से गुरेज़ा होती हैं जो ऊपर मौजूद ज़हीन शख्स की निगरानी और उसे मुनज़्ज़म कर सकें। अब तक ऐसी हुकूमतों ने अपना ईमान इंसानी पार्टियों और रहनुमाओं पर रखा और शख्सियत के फ़िरकों की नशोनुमा के लिए ग्रीन हाउस थीं, आसान हालात फराहम करने वाली। लेकिन 21वीं सदी में ये आमराना रिवायत उन्हें एआई की नाकाबिल ख़ता होने की तवक्को के लिए तैयार करती है। वो निज़ाम जो एक मसूलिनी, एक सेसेस्को या एक खुमैनी की मुकम्मल ज़हानत पर यकीन कर सकते थे, वो एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर की बेऐब ज़हानत पर भी यकीन करने के लिए तैयार है। इसके उनके शहरियों के लिए और मुमकिना तौर पर बाकी दुनिया के लिए भी तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। क्या होता है अगर माहौलियाती पॉलिसी का इंचार्ज एल्गोरिथम एक बड़ी गलती करता है, लेकिन कोई खुद इस्लाही मैकेनिज्म नहीं है जो उसकी गलती की निशानदही और तस्हीह कर सके? क्या होता है अगर रियासत के सोशल क्रेडिट सिस्टम को चलाने वाला एल्गोरिथम न सिर्फ आम आबादी को बल्कि हुक्मरान पार्टी के अरकान को भी दहशत ज़दा करना शुरू कर दे और साथ ही हर उस शख्स को अवाम का दुश्मन करार देना शुरू कर दे जो उसकी पॉलिसियों पर सवाल उठाता है? डिक्टेटरों को हमेशा कमजोर खुद इस्लाही मैकेनिज्म का सामना रहा है और हमेशा ताकतवर मातहतों से खतरा रहा है। एआई का उरूज इन मसाइल को शदीद कर सकता है। लिहाजा कंप्यूटर नेटवर्क डिक्टेटरों को एक तकलीफदेह मखमिसे में डालता है। वो एक मुबैना तौर पर नाकाबिल ख़ता टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके अपने इंसानी मातहतों के चंगल से बचने का फैसला कर सकते हैं। इस सूरत में वो टेक्नोलॉजी की कठपुतली बन सकते हैं, या वो एआई की निगरानी के लिए एक इंसानी इदारा बना सकते हैं, लेकिन वो इदारा उनकी अपनी ताकत को भी महदूद कर सकता है। अगर दुनिया के सिर्फ चंद डिक्टेटर भी एआई पर अपना भरोसा करने का इंतखाब करते हैं तो उसके पूरी इंसानियत के लिए दौर रस नताइज हो सकते हैं। साइंस फिक्शन ऐसे मंजरनामों से भरा पड़ा है जहां एक एआई कंट्रोल से बाहर हो जाता है और इंसानियत को गुलाम बना लेता या खत्म कर देता है। ज्यादातर साइंस फिक्शन प्लॉट इन मंजरनामों को जमहूरी सरमायादार मुआशरों के तनाजुर में तलाश करते हैं। ये काबिले फहम है। जमहूरियतों में रहने वाले मुसन्निफीन वाज़ह तौर पर अपने मुआशरों में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि आमराना हुकूमतों में रहने वाले मुसन्निफीन को आम तौर पर अपने हुक्मरानों पर तनकीद करने से मना किया जाता है। लेकिन इंसानियत की एआई मुखालिफ ढाल में सबसे कमजोर मकाम गालिबन डिक्टेटर हैं। एक एआई के लिए इक़्तिदार पर कब्जा करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि वो डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन की लैब से बाहर निकले, बल्कि ये कि वो किसी वहमी टिबेरियस के साथ खुद को घुल मिल ले। ये कोई पेशन गोई नहीं है, सिर्फ एक इम्कान है। 1945 के बाद डिक्टेटरों और उनके मातहतों ने जौहरी हथियारों पर काबू पाने के लिए जमहूरी हुकूमतों और उनके शहरियों के साथ ताउन किया। 9 जुलाई 1955 को अल्बर्ट आइंस्टाइन, बर्ट्रैंड रसल और कई दीगर मुमताज साइंसदानों और मुफक्किरीन ने रसल आइंस्टाइन मंशूर शाये किया, जिसमें जमहूरियतों और डिक्टेटरों दोनों के रहनुमाओं से जौहरी जंग को रोकने के लिए ताउन करने का मुतालबा किया गया। मंशूर में कहा गया, हम इंसानों के तौर पर इंसानों से अपील करते हैं, अपनी इंसानियत को याद रखें और बाकी सबको भूल जाएं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो एक नए जन्नत की राह खुलती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके सामने आलमगीर मौत का खतरा है। एआई के मामले में भी ये सच है। डिक्टेटरों के लिए ये मानना अहमकाना होगा कि एआई जरूरी तौर पर ताकत का तवाजुन उनके हक में झुका देगा। अगर वो मोहतात नहीं रहे तो एआई महज खुद ही ताकत पर कब्जा कर लेगा। बाब 11 सुलीकॉन पर्दा, आलमी सल्तनत या आलमी तकसीम। पिछले 2 अबवाब ने यह दरियाफ्त किया कि मुख्तलिफ इंसानी मुआशरे नए कंप्यूटर नेटवर्क के उरूज पर कैसे रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं। लेकिन हम एक बाहम मरबूत दुनिया में रहते हैं जहां एक मुल्क के फैसलों का दूसरों पर गहरा असर पड़ सकता है। एआई से पैदा होने वाले कुछ संगीन तरीन खतरात किसी एक इंसानी मुआशरे की दाखिली हरकियात का नतीजा नहीं है, बल्कि वो कई मुआशरों पर मुश्तमिल हरकियात से पैदा होते हैं जो नई हथियारों की दौड़, नई जंगों और नई साम्राज्यी तौसी का बाइस बन सकते हैं। कंप्यूटर अभी इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए या खुद ही इंसानी तहजीब को तबाह कर दें। जब तक इंसानियत मुत्तहिद रहती है, हम ऐसे इदारे बना सकते हैं जो एआई को कंट्रोल करेंगे और एल्गोरिथमिक गलतियों की निशानदही और तस्हीह करेंगे। बदकिस्मती से इंसानियत कभी मुत्तहिद नहीं रही है। हम हमेशा बुरे अनासिर के साथ साथ अच्छे अनासिर के दरमियान इख्तिलाफात से भी दोचार रहे हैं। लिहाजा एआई का उरूज इंसानियत के लिए एक वजूदी खतरा कंप्यूटर्स की शरारत की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी खामियों की वजह से है। चुनाचे एक वहमी डिक्टेटर एक गलती करने वाले एआई को लामहदूद ताकत सौंप सकता है, यहां तक कि जौहरी हमले शुरू करने की ताकत भी। अगर डिक्टेटर अपने वजीर दिफा से ज्यादा अपने एआई पर भरोसा करता है, तो क्या एआई को मुल्क के सबसे ताकतवर हथियारों की निगरानी करने देना माकूल नहीं होगा? अगर एआई फिर कोई गलती करता है
या किसी गैर मुल्की हदफ का ताक़ुब शुरू कर देता है तो नतीजा तबाहकुन हो सकता है, और सिर्फ उसी मुल्क के लिए नहीं। इसी तरह दुनिया के एक कोने के वाक़यात पर तवज्जो मरकूज करने वाले दहशतगिर्द एक आलमी वबा फैलाने के लिए AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। दहशतगिर्द किसी क़यामती खुराफात में वबाई अमराज के इल्म से ज़्यादा दिलचस्पी रखते होंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ मकसद तय करने की ज़रूरत है और बाकी सब उनका AI करेगा। AI एक नया पैथोजन तैयार कर सकता है, इसे कमर्शियल लेबॉर्ट्रियों से ऑर्डर कर सकता है या बायोलॉजिकल 3D प्रिंटर्स में प्रिंट कर सकता है और उसे दुनिया भर में हवाई अड्डों या फूड सप्लाई चेन्स के जरिए फैलाने की बेहतरीन हिकमत अमली तैयार कर सकता है। क्या होगा अगर AI एक ऐसा वायरस तैयार करता है जो एबोला जितना मोहलिक, कोविड-19 जितना मुतअद्दी और एड्स जितना सुस्त अमल करने वाला हो? जब तक पहले मुतासरीन मरना शुरू होंगे और दुनिया को खतरे से खबरदार किया जाएगा, जमीन पर ज्यादातर लोग शायद पहले ही मुतासर हो चुके होंगे। जैसा कि हम पिछले अबवाब में देख चुके हैं, इंसानी तहजीब को न सिर्फ एटम बमों और वायरस जैसे जिस्मानी और हयातियाती तबाही के बड़े हथियारों से खतरा है, इंसानी तहजीब समाजी तबाही के बड़े हथियारों से भी तबाह हो सकती है, जैसे ऐसी कहानियां जो हमारे समाजी बंधनों को कमजोर करती हैं। एक मुल्क में तैयार करदा एक AI को जाली खबरों, जाली पैसे और जाली इंसानों की एक बड़ी रियल डिल्यूज शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि दीगर मुताद्दिद ममालिक में लोग किसी भी चीज या किसी पर भी भरोसा करने की सलाहियत खो दें। कई मुआशरे, जमहूरियतें और डिक्टेटरशिप दोनों AI के ऐसे इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने, बुरे अनासर पर सख्ती करने और अपने हुक्मरानों और जनूनियों के खतरनाक अज़ाइम को लगाम देने के लिए जिम्मेदारी से अमल कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद मुआशरे भी ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो ये पूरी इंसानियत को खतरे में डालने के लिए काफी हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली उन ममालिक को भी तबाह कर सकती है जो माहौलियाती बेहतरीन ज़वाबित अपनाते हैं, क्योंकि ये एक आलमी मसला है, न कि कौमी। AI भी एक आलमी मसला है। ममालिक के लिए ये सोचना सादगी होगी कि जब तक वो AI को अपनी सरहदों के अंदर समझदारी से मुनज़्ज़म करते हैं, ये ज़वाबित उन्हें AI इनकलाब के बदतरीन नताइज से बचाएंगे। लिहाजा नई कंप्यूटर सियासत को समझने के लिए ये जांचना काफी नहीं है कि अलग अलग मुआशरे AI पर कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं। हमें ये भी गौर करने की जरूरत है कि ये आलमी सतह पर मुआशरों के दरमियान ताल्लुकात को कैसे बदल सकता है। फिलहाल दुनिया तकरीबन 200 कौमी रियासतों में बटी हुई है, जिनमें से ज्यादातर ने 1945 के बाद ही आजादी हासिल की। वो सब बराबर नहीं है। इस फहरिस्त में 2 सुपर पावर्स, चंद बड़ी ताकतें, कई ब्लॉक्स और इत्तेहाद और बहुत सी छोटी मछलियां शामिल हैं। फिर भी सबसे छोटी रियासतें भी कुछ असर और रसूख रखती हैं, जैसा कि उनकी सुपर पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाहियत से जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर 2020 की दिहाई के अवाइल में चीन और अमरीका ने तस्वीराती लिहाज से अहम जनूबी बहरुल काहिल के इलाके में असर और रसूख के लिए मुकाबला किया। दोनों सुपर पावर्स ने टोंगा, तुवालू, कैरिबाती और सोलोमन जज़ायर जैसे जजीरे की अक़वाम को अपनी तरफ माइल किया। इन छोटी अक़वाम की हुकूमतें, जिनकी आबादी 7,40,000 सोलोमन जज़ायर से लेकर 11,000 तुवालू तक है, के पास ये फैसला करने के लिए काफी गुंजाइश थी कि किस तरफ झुकना है, और वो काफी मुराआत और इमदाद हासिल करने के काबिल थीं। कतर जैसी दीगर छोटी रियासतों ने खुद को जुग़राफियाई सियासी मैदान में अहम खिलाड़ियों के तौर पर कायम किया है। सिर्फ 3 लाख शहरियों के साथ कतर उसके बावजूद मशरक़ वस्तीज़ में बाहम्मत खारजा पॉलिसी के अहदाफ का ताक़ुब कर रहा है, आलमी मईशत में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और अल जज़ीरा अरब दुनिया के सबसे बाअसर टेलीविजन नेटवर्क का घर है। कोई ये दलील दे सकता है कि कतर अपने साइज से कहीं ज्यादा कारकर्दगी दिखाने के काबिल है, क्योंकि ये दुनिया में कुदरती गैस का तीसरा सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। फिर भी एक मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी माहौल में ये कतर को एक आज़ाद अदाकार नहीं, बल्कि किसी भी साम्राजी फातेह के मेनू पर पहला कोर्स बना देता। ये बात काबिल जिक्र है कि 2024 तक कतर के बहुत बड़े पड़ोसी और दुनिया की बालादस्त ताकतें इस छोटे खलीजी रियासत को इसकी हैरत अंगेज दौलत पर काबिज रहने दे रही हैं। बहुत से लोग बैनुल अक़वामी निज़ाम को एक जंगल करार देते हैं। अगर ऐसा है तो ये एक ऐसा जंगल है जिसमें शेर मोटी मुर्गियों को निस्बतन हिफाजत में रहने देते हैं। सलीस उर्दू तर्जुमा। कतर, टोंगा, तुवाल, कैरिबाती और सोलोमन जज़ायर ये तमाम इस बात की निशानदही करते हैं कि हम एक पोस्ट इंपीरियल बाद साम्राजी दौर में जी रहे हैं। उन्होंने 1970 की दिहाई में बरतानवी सल्तनत से आज़ादी हासिल की, जो यूरोपीय साम्राजी निज़ाम के आखिरी ज़वाल का हिस्सा था। बैनुल अक़वामी मैदान में अब उन्हें जो असर और रसूख हासिल है, वो इस बात की गवाही देता है कि 21वीं सदी की पहली सहमाही में ताकत सिर्फ चंद सल्तनतों के पास मरकूज होने के बजाय निस्बतन बड़ी तादाद में खिलाड़ियों के दरमियान तकसीम है। एक नया कंप्यूटर नेटवर्क का उरूज बैनुल अक़वामी सियासत की शक्ल को कैसे बदल सकता है?
डिक्टेटरशिप वाली एआई के जौहरी जंग शुरू करने या दहशतगर्द एआई के मोहलिक वबा फैलाने जैसे तबाहकुन मंजरनामों के अलावा कंप्यूटर्स मौजूदा बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए दो अहम चैलेंजेस खड़े करते हैं। पहला, चूंकि कंप्यूटर्स मालूमात और ताकत को एक मरकज में जमा करना आसान बनाते हैं, लिहाजा इंसानियत एक नए साम्राज्यी दौर में दाखिल हो सकती है। चंद सल्तनतें या शायद एक ही सल्तनत पूरी दुनिया को बरतानवी सल्तनत या सोवियत सल्तनत की निस्बत कहीं ज्यादा सख्त गिरफ्त में ले सकती है। टोंगा, तुवालू और कतर आजाद रियासतों से नौ आबादियाती मिल्कियतों में तब्दील हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 50 साल पहले थे। दूसरा, इंसानियत एक नए सिलिकॉन पर्दे के साथ तकसीम हो सकती है जो हरीफ डिजिटल सल्तनतों के दरमियान से गुजरेगा। चूंकि हर हुकूमत एआई अलाइनमेंट के मसले, डिक्टेटर के मखमसे और दीगर तकनीकी उलझनों का अपना जवाब मुंतखब करती है, लिहाजा हर कोई एक अलहदा और बहुत मुख्तलिफ कंप्यूटर नेटवर्क बना सकता है। फिर मुख्तलिफ नेटवर्क्स के लिए एक दूसरे के साथ तामुल करना मजीद मुश्किल होता जाएगा, और उन इंसानों के लिए भी जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं। ईरानी या रूसी नेटवर्क के हिस्से के तौर पर रहने वाले कतरी, चीनी नेटवर्क के हिस्से के तौर पर रहने वाले टूंगन और अमरीकी नेटवर्क के हिस्से के तौर पर रहने वाले तवालवियों के तजर्बात और आलमी नजरियात इतने मुख्तलिफ हो सकते हैं कि वो बमुश्किल ही बातचीत कर सकेंगे या किसी बात पर मुत्तफिक हो सकेंगे। अगर ये पेशरफ्तें वाकई हकीकत बन जाती हैं तो वो आसानी से अपने तबाहकुन अंजाम की तरफ ले जा सकती हैं। हो सकता है कि हर सल्तनत अपने जौहरी हथियारों को इंसानी कंट्रोल में रख सके और अपने पागलों को हयातियाती हथियारों से दूर रखे, लेकिन एक ऐसी इंसानी नस्ल जो दुश्मन कैंपों में बटी हुई हो और जो एक दूसरे को समझ न सके, उसके तबाहकुन जंगों से बचने या तबाहकुन मौसमियाती तब्दीली को रोकने के इम्कानात कम है। हरीफ सल्तनतों की एक ऐसी दुनिया जो एक गैर शफ्फाफ सिलिकॉन पर्दे से अलग हो, एआई की धमाका खेज ताकत को मुनज़्ज़म करने में भी नाकाम रहेगी। डिजिटल सल्तनतों का उरूज। बाब 9 में हमने सनती इनकलाब और जदीद साम्राज्यत के दरमियान ताल्लुक पर मुख्तसर तौर पर बात की थी। शुरू में ये बात वाज़े नहीं थी कि सनती टेक्नोलॉजी सल्तनत साजी पर ज्यादा असर डालेगी। जब 18वीं सदी में बरतानवी कोयले की कानों में पानी निकालने के लिए पहले भाप के इंजन इस्तेमाल हुए, तो किसी ने यह पेशगोई नहीं की थी कि वो बिलाखिर इंसानी तारीख के इंतहाई महत्वाकांक्षी साम्राज्यी मंसूबों को ताकत देंगे। जब बाद में 19वीं सदी के अवाइल में सनती इनकलाब ने जोर पकड़ा, तो ये निजी कारोबारों के जरिए चलाया गया, क्योंकि हुकूमतें और फौजें इसके मुमकिना जोग्राफियाई सियासी असरात को समझने में निस्बतन सुस्त थीं। मिसाल के तौर पर दुनिया की पहली तिजारती रेलवे, जो 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के दरमियान खोली गई थी, निजी मलकियत की लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे कंपनी ने बनाई और चलाई थी। यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और दीगर जगहों पर ज्यादातर दीगर इब्तदाई रेलवे लाइनों का भी यही हाल था। इस वक्त ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं था कि हुकूमतों या फौजों को ऐसे तिजारती मंसूबों में क्यों शामिल होना चाहिए। ताहम 19वीं सदी के वस्त तक अहम सनती ताकतों की हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज ने जदीद सनती टेक्नोलॉजी की बेपनाह जोग्राफियाई सियासी सलाहियत को पूरी तरह से पहचान लिया था। खाम माल और मंडियों की जरूरत ने साम्राज्यत का जवाब पेश किया, जबकि सनती टेक्नोलॉजीज ने साम्राज्यी फतूहात को आसान बना दिया। मिसाल के तौर पर भाप के जहाज अफ्यूनी जंगों में चीनियों पर बरतानवी फतह के लिए अहम थे, और रेलवे ने अमरीकी तौसी मगरिब की तरफ और रूसी तौसी मशरिक और जुनूब की तरफ में फैसला कुन किरदार अदा किया। दर हकीकत पूरे साम्राज्यी मंसूबों को रेलवे की तामीर के गिर्द तश्कील दिया गया था, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन और ट्रांस कैस्पियन रूसी लाइनें, बर्लिन बगदाद रेलवे का जर्मन ख्वाब और काहिरा से केप तक रेलवे बनाने का बरतानवी ख्वाब। उसके बावजूद ज्यादातर हुकूमतें वक्त पर बढ़ती हुई सनती हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुईं। बाज में ऐसा करने की सलाहियत की कमी थी, जैसे कि सोलोमन जजायर की मेलानीशियन सरदारियां और कतर का आल सानी कबीला। दीगर जैसे कि बर्मी सल्तनत, अशानती सल्तनत और चीनी सल्तनत के पास सलाहियत तो हो सकती थी, लेकिन अज़्म और दूरअंदेशी की कमी थी। उनके हुक्मरानों और बाशिंदों ने या तो बरतानवी मिडलैंड्स जैसी जगहों पर होने वाली पेशरफ्त पर तवज्जो नहीं दी, या ये नहीं सोचा कि उनका उनसे कोई ताल्लुक है। बर्मा में एरोविडी बेसन या चैन में यांगसी बेसन के चावल काश्तकारों को लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे के बारे में क्यों फिक्र करनी चाहिए? ताहम 19वीं सदी के आखिर तक ये चावल काश्तकार खुद को या तो बरतानवी सल्तनत के हाथों फतहशुदा या बिलवास्ता तौर पर इस्तेहसाल शुदा पाया। सनती दौड़ में पीछे रह जाने वाले ज्यादातर दीगर भी आखिरकार किसी न किसी सनती ताकत के जेरे तसल्लुत आ गए। क्या एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? जब 21वीं सदी के अवाइल में एआई मसनूई जहानत की तरक्की की दौड़ ने जोर पकड़ा, तो इब्तदाई तौर पर उसकी क़यादत भी मुट्ठी भर मुमालिक में निजी कारोबारी अफराद ने की। इन्होंने दुनिया के मालूमात के बहाव को मरकजी बनाने का हदफ मुकर्रर किया। गूगल दुनिया की तमाम मालूमात को एक जगह पर मुनज़्ज़म करना चाहता था।
अमेज़न दुनिया की तमाम खरीदारियों को मरकजी बनाना चाहता था। फेसबुक दुनिया के तमाम समाजी दायरों को जोड़ना चाहता था। लेकिन दुनिया की तमाम मालूमात को मरकूज करना ना तो अमली है और ना ही मददगार जब तक कि कोई इस मालूमात पर मरकजी तौर पर कार्रवाई ना कर सके। और 2000 में जब गूगल का सर्च इंजन अपने इब्तदाई मराहिल में था, जब अमेज़न एक मामूली ऑनलाइन किताबों की दुकान थी और जब मार्क ज़करबर्ग हाई स्कूल में थे, तो डेटा के समुद्रों पर मरकजी तौर पर कार्रवाई करने के लिए जरूरी एआई कहीं भी दस्तयाब नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने शर्त लगाई कि ये बस आने ही वाला है। वाइड मैगजीन के बानी एडिटर क्यून केली ने बताया कि 2002 में वो गूगल में एक छोटी सी पार्टी में शरीक हुए और लेरी पेज से बातचीत शुरू की। लेरी, मुझे अब भी समझ नहीं आ रही। बहुत सारी सर्च कंपनियां हैं, वेब सर्च मुफ्त में, इससे आपको क्या मिलेगा? पेज ने वजाहत की कि गूगल दरअसल सर्च पर तवज्जो नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा, हम दरअसल एक एआई बना रहे हैं। बहुत ज्यादा डेटा होने से एआई बनाना आसान हो जाता है और एआई बहुत ज्यादा डेटा को बहुत ज्यादा ताकत में बदल सकती है। 2010 की दिहाई तक ये ख्वाब एक हकीकत बन रहा था। हर बड़ी तारीखी इनकलाब की तरह एआई का उरूज भी मुतअद्दिद मराहिल पर मुश्तमिल एक तदरीजी अमल था और हर इनकलाब की तरह इनमें से चंद मराहिल को नुक्ता इनकलाब के तौर पर देखा गया, बिल्कुल जैसे लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे का इफ्तिताह। एआई की कहानी पर कसीर अदबियात में दो वाकयात बार बार सामने आते हैं। पहला इस वक्त हुआ जब 30 सितंबर 2012 को एलेक्सनेट नामी एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकग्निशन चैलेंज जीत लिया। अगर आपको नहीं मालूम कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है और अगर आपने कभी इमेजनेट चैलेंज के बारे में नहीं सुना, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से 99% से ज्यादा इसी सूरत हाल में हैं। यही वजह है कि 2012 में एलेक्सनेट की फतह शायद ही सुर्खियों में आई हो, लेकिन कुछ इंसानों ने एलेक्सनेट की फतह के बारे में सुना और आने वाले वक्त को भांप लिया। वो जानते थे, मिसाल के तौर पर, कि इमेजनेट लाखों तशरीहशुदा एनोटेटेड डिजिटल तस्वीर का एक डेटाबेस है। क्या किसी वेबसाइट ने कभी आपसे कहा है कि आप तस्वीर के एक सेट को देखकर और ये बताकर कि किनमें कार या बिल्ली है, ये साबित करें कि आप रोबोट नहीं हैं? वो तस्वीर जिन पर आपने क्लिक किया था शायद इमेजनेट डेटाबेस में शामिल कर दी गई हूं। आपकी पालतू बिल्ली की टैगशुदा तस्वीर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जो आपने ऑनलाइन अपलोड की थी। इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकग्निशन चैलेंज मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को इस बात पर परखता है कि वो डेटाबेस में तशरीहशुदा तस्वीर की कितनी अच्छी तरह शनाख्त कर सकते हैं। क्या वो बिल्लियों की सही शनाख्त कर सकते हैं? जब इंसानों से ये करने को कहा जाता है तो 100 बिल्लियों की तस्वीर में से हम 95 को सही तौर पर बिल्ली के तौर पर शनाख्त करते हैं। 2010 में बेहतरीन एल्गोरिथम्स की कामयाबी की शरह सिर्फ 72% थी। 2011 में एल्गोरिथमिक कामयाबी की शरह बढ़कर 75% हो गई। 2012 में एलेक्सनेट एल्गोरिथम ने ये चैलेंज जीता और एआई माहिरीन की उस वक्त की छोटी सी कम्युनिटी को 85% की कामयाबी की शरह हासिल करके हैरान कर दिया। अगरचे आम लोगों को ये बेहतरी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसने माहिरीन को बाज एआई डोमेन्स में तेजी से तरक्की की सलाहियत का मुजाहरा किया। 2015 तक माइक्रोसॉफ्ट के एक एल्गोरिथम ने 96% दुरुस्तगी हासिल की, जो बिल्लियों की तस्वीर की शनाख्त करने की इंसानी सलाहियत से भी ज्यादा है। 2016 में द इकोनॉमिस्ट ने नाकारा से न्यूरल नेटवर्किंग तक के उन्वान से एक मजमून शाया किया, जिसमें पूछा गया कि मसनूई जहानत, जो अपने इब्तिदाई दिनों से ही तकब्बुर और मायूसी से वाबस्ता थी, अचानक टेक्नोलॉजी का सबसे पुरकशिश मैदान कैसे बन गई है। इसने एलेक्सनेट की फतह की तरफ इशारा किया कि ये वो लम्हा था जब लोगों ने तवज्जो देना शुरू की, न सिर्फ एआई कम्युनिटी के अंदर बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी सनत में। इस मजमून को एक रोबोटिक हाथ की तस्वीर से वाज़ह किया गया था, जिसमें एक बिल्ली की तस्वीर पकड़ी हुई थी। वो तमाम बिल्लियों की तस्वीर जो टेक कंपनियां पूरी दुनिया से हासिल कर रही थीं, बगैर सारिफीन या टैक्स जमा करने वालों को एक पैसा भी अदा किए, हैरत अंगेज तौर पर कीमती साबित हुई। एआई की दौड़ शुरू हो चुकी थी और मुद्मुकाबिल बिल्लियों की तस्वीर पर दौड़ रहे थे। जिस वक्त एलेक्सनेट इमेजनेट चैलेंज की तैयारी कर रहा था, गूगल भी अपनी एआई को बिल्लियों की तस्वीर पर तरबियत दे रहा था और यहां तक कि एक म्यू जनरेटर नामी मखसूस बिल्लियों की तस्वीर बनाने वाली एआई भी बनाई। प्यारी बिल्लियों के बच्चों को पहचानने से तैयार होने वाली टेक्नोलॉजी को बाद में ज्यादा शिकारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर इसराइल ने मकबूजा इलाकों में फलस्तीनियों की चेहरे की शिनाख्त के लिए इसराइली फौजियों के जरिए इस्तेमाल होने वाली रेड वोल्फ, ब्लू वोल्फ और वोल्फ पैक ऐप्स बनाने के लिए उस पर इन्हिसार किया। बिल्लियों की तस्वीर को पहचानने की सलाहियत ने ईरान के उन एल्गोरिथम्स को भी जन्म दिया जो नकाब न करने वाली खवातीन को खुद ब खुद पहचानते हैं और हिजाब के कवानीन को नाफिज करते हैं। जैसा कि बाब 8 में वजाहत की गई है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को तरबियत देने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की जरूरत होती है।
पूरी दुनिया के लोगों की तरफ से मुफ्त में लाखों बिल्लियों की तस्वीर अपलोड और तशरीह किए बगैर एलेक्स नेट एल्गोरिथम या म्यू जनरेटर को तरबियत देना मुमकिन नहीं होता, जो बदले में दौर रस इक्तिसादी, सियासी और फौजी सलाहियतों वाली बात की एआईज के लिए एक सांचे के तौर पर काम करता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे 19वीं सदी के अवाइल में रेलवे बनाने की कोशिश की क़यादत निजी कारोबारी अफराद ने की, इसी तरह 21वीं सदी के अवाइल में भी एआई की दौड़ में इब्तिदाई अहम मुकाबिल निजी कारपोरेशंस थीं। गूगल, फेसबुक, अलीबाबा और बेदू के एग्जेक्टिव्स ने सदूर और जर्नैलों से पहले बिल्लियों की तस्वीर को पहचानने की कदर को समझा। दूसरा एहसास का लम्हा जब सुदूर और जर्नैलों ने यह समझा कि क्या हो रहा है, वो मार्च 2016 के वस्त में आया। ये गूगल के अल्फागो की ली सेडवल पर मज़कूरा बाला फतह थी। जहां एलेक्स नेट की कामयाबी को सियासतदानों ने बड़ी हद तक नजरअंदाज कर दिया था, वहीं अल्फागो की फतह ने हुकूमती दफातर, खास तौर पर मशरकी एशिया में शदीद लहरें भेजें। चैन और हमसाया ममालिक में सितारा एक सकाफती खजाना है और इसे ख्वाहिशमंद हिकमत अमली साजों और पॉलिसी साजों के लिए एक मिसाली तरबियत समझा जाता है। एआई की दियोमालाई कहानी के मुताबिक मार्च 2016 में चीनी हुकूमत को एहसास हुआ कि एआई का दौर शुरू हो चुका है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि शायद चीनी हुकूमत सबसे पहले ये समझने वाली थी कि क्या हो रहा है। 19वीं सदी में चीन सनअती इनकलाब की सलाहियत को समझने में देर से था और रेलवे और भाप के जहाज जैसी ईजादात को अपनाने में सुस्त रवि का मुजाहरा किया। उसके नतीजे में उसे वो नुकसान उठाना पड़ा जिसे चीनी सदियों की जिल्लत कहते हैं। सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रहने के बाद जदीद सनअती टेक्नोलॉजी को अपनाने में नाकामी ने चीन को घुटनों के बिल ला खड़ा किया। उसे बार बार जंगों में शिकस्त हुई, गैर मुल्कियों ने जुज़वी तौर पर फतह कर लिया और उन ताकतों ने मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल किया जो रेलवे और भाप के जहाजों को समझते थे। चीनियों ने कसम खाई कि वो दोबारा कभी भी ट्रेन नहीं छोड़ेंगे। 2017 में चीनी हुकूमत ने अपना नई नस्ल की मसनूई जहानत का मंसूबा जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया कि 2030 तक चीन की एआई थ्योरीज, टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस को दुनिया की सफ़े अव्वल की सतह हासिल करनी चाहिए, जिससे चीन दुनिया का बुनियादी एआई इख्तराई मरकज बन जाएगा। उसके बाद के बरसों में चीन ने एआई में बड़े वसाइल लगाए ताकि 2020 की दिहाई के अवाइल तक ये पहले ही कई एआई से मुताल्लिका शोबों में दुनिया की क़यादत कर रहा है और दीगर में अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहा है। यकीनन चीनी हुकूमत ही वाहिद नहीं थी जो एआई की अहमियत से बेदार हुई। 1 सितंबर 2017 को रूस के सदर पुतिन ने ऐलान किया, मसनूई जहानत मुस्तकबिल है, न सिर्फ रूस के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। जो भी इस मैदान में रहनुमा बनेगा वो दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा। जनवरी 2018 में हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने इत्तफाक किया कि जो डेटा को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। फरवरी 2019 में सदर ट्रंप ने एआई पर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसमें कहा गया कि एआई का दौर आ चुका है और ये कि मसनूई जहानत में अमरीकी क़यादत का तसलसल अमरीका की इक़्तिसादी और कौमी सलामती को बरकरार रखने के लिए अव्वलीन अहमियत का हामिल है। उस वक्त अमेरिका पहले ही एआई की दौड़ में रहनुमा था, जिसकी बड़ी वजह दूरअंदेश निजी कारोबारी अफराद की कोशिशें थीं। लेकिन जो कुछ कारपोरेशनों के दरमियान एक तिजारती मुकाबला के तौर पर शुरू हुआ था, वो हुकूमतों के दरमियान एक मुकाबले या शायद ज्यादा दुरुस्त तौर पर एक हुकूमत और कई कारपोरेशनों पर मुश्तमिल हरीफ टीमों के दरमियान एक दौड़ में तब्दील हो रहा था। फातेह के लिए इनाम, आलमी बलादस्ती, डेटा नौआबादियात, डेटा कॉलोनियलिज्म। 16वीं सदी में जब हस्पानवी, पुर्तगाली और डच फातेहीन तारीख की पहली आलमी सल्तनतें बना रहे थे, तो वो बागबानी जहाज़ों, घोड़ों और बारूद के साथ आए थे। जब 19वीं और 20वीं सदियों में बरतानवी, रूसी और जापानियों ने बालादस्ती के लिए अपनी बोली लगाई, तो उन्होंने भाप के जहाज़ों, रेल के इंजनों और मशीन गनों पर इन्हिसार किया। 21वीं सदी में एक कॉलोनी पर गलबा हासिल करने के लिए आपको अब गेन बोट्स भेजने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा निकालने की जरूरत है। चंद कारपोरेशनें या हुकूमतें दुनिया का डेटा जमा करके बाकी दुनिया को डेटा कॉलोनियों में तब्दील कर सकती हैं। ऐसे इलाके जिन्हें वो खुली फौजी ताकत से नहीं बल्कि मालूमात से कंट्रोल करते हैं। एक ऐसी सूरत हाल का तसव्वुर करें, कहते हैं 20 सालों में जब बीजिंग या सैन फ्रांसिस्को में किसी के पास आपके मुल्क के हर सियासतदान, सहाफी, कर्नल और चीफ एग्जेक्टिव अफसर की पूरी जाती तारीख हो, उनका भेजा हुआ हर टेक्स्ट, उनकी की गई हर वेब सर्च, उनकी हर बीमारी, उनका हर जिनसी ताल्लुक, उनका हर लतीफ़ा, उनकी ली गई हर रिश्वत। क्या आप अब भी एक आज़ाद मुल्क में रह रहे होंगे या आप अब एक डेटा कॉलोनी में रह रहे होंगे? क्या होता है जब आपका मुल्क डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एआई से चलने वाले निज़ामों पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर हो जाता है जिन पर उसका कोई मौसर कंट्रोल नहीं है? इस तरह की सूरत हाल एक नई किस्म की डेटा नौआबादियात को जन्म दे सकती है।
जिसमें डेटा के कंट्रोल को दूर दराज की कॉलोनियों पर गलबा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एआई और डेटा पर महारत नए साम्राज्यों को लोगों की तवज्जो पर भी कंट्रोल दे सकती है, जैसा कि हम पहले ही बहस कर चुके हैं। 2010 की दिहाई में अमेरिकी सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियां जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब ने मुनाफा के हुसूल में म्यांमार और ब्राजील जैसे दूर दराज के ममालिक की सियासत को उलट पलट कर दिया। मुस्तकबिल की डिजिटल सल्तनतें सियासी मफादात के लिए भी ऐसा ही कुछ कर सकती हैं। नफसियाती जंग, डेटा नवाबादियात और अपने साइबर स्पेस पर कंट्रोल खोने के खदशात ने बहुत से ममालिक को उन ऐप्स को ब्लॉक करने पर मजबूर किया है जिन्हें वो खतरनाक समझते हैं। चीन ने फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सी दीगर मगरबी सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। रूस ने तकरीबन तमाम मगरबी सोशल मीडिया ऐप्स के साथ साथ कुछ चीनी ऐप्स पर भी पाबंदी लगा दी है। 2020 में हिंदुस्तान ने टिकटॉक, वीचीट और दीगर मुताद्दिद चीनी ऐप्स पर इस बुनियाद पर पाबंदी लगा दी कि वो हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत, हिंदुस्तान के दिफा, रियासत की सलामती और अवामी नज्म के लिए नुकसानदा थे। अमरीका टिकटॉक पर पाबंदी लगाने पर बहस कर रहा है, इस खदशे के तहत कि ये ऐप चीनी मफादात की खिदमत कर रही होगी और 2023 तक तकरीबन तमाम विफाकी मुलाजिमीन, रियासती मुलाजिमीन और हुकूमती ठेकेदारों के आलात पर उसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। यूके, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक के कानून साजों ने भी टिकटॉक पर तशवीश का इजहार किया है। ईरान से लेकर इथोपिया तक मुताद्दिद दीगर हुकूमतों ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसी मुख्तलिफ ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। डेटा नवाबादियात सोशल क्रेडिट सिस्टम के फैलाव की शक्ल में भी जाहिर हो सकती है। मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है? अगर आलमी डिजिटल मईशत का कोई गालिब खिलाड़ी एक ऐसा सोशल क्रेडिट सिस्टम कायम करने का फैसला करता है जो जहां से भी डेटा हासिल कर सके और न सिर्फ अपने शहरियों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को स्कोर करे। गैर मुल्की अपने स्कोर को सिर्फ नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये उन्हें मुताद्दिद तरीकों से मुतासिर कर सकता है, हवाई जहाज के टिकट खरीदने से लेकर वीजा, स्कॉलरशिप्स और नौकरियों के लिए दरखास्त देने तक। जिस तरह सयाह अपने मुल्क में भी रेस्तोरां और छुट्टियों के घरों का जायजा लेने के लिए ट्रिप एडवाइजर और एयरबीएनबी जैसी गैर मुल्की कारपोरेशनों के दिए गए आलमी स्कोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह पूरी दुनिया के लोग तिजारती लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हर जगह के लोग मकामी समाजी तामुलात के लिए चीनी या अमरीकी सोशल क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। डेटा कॉलोनी बनने के इक्तिसादी के साथ साथ सियासी और समाजी नताइज भी होंगे। 19वीं और 20वीं सदियों में अगर आप बेल्जियम या बरतानिया जैसी सनती ताकत की कॉलोनी थे तो इसका आमतौर पर मतलब यह होता था कि आप खाम माल फराहम करते थे, जबकि सबसे ज्यादा मुनाफे कमाने वाली जदीद सनतें साम्राज्य मरकज में रहती थीं। मिस्र बरतानिया को कपास बरामद करता था और आलीज दर्जे के टेक्सटाइल दरामद करता था, मिलाया टायरों के लिए रबड़ फराहम करता था, कोवेंट्री कारें बनाता था। डेटा नवाबादियात के साथ भी कुछ ऐसा ही होने का इम्कान है। एआई सनत के लिए खाम माल डेटा है। ऐसी एआई तैयार करने के लिए जो तस्वीर को पहचाने, आपको बिल्लियों की तस्वीर की जरूरत है। सबसे ज्यादा फैशनेबल फैशन तैयार करने के लिए आपको फैशन के रुझानात के बारे में डेटा की जरूरत है। खुद मुख्तार गाड़ियां तैयार करने के लिए आपको ट्रैफिक के नमूनों और कार हादसात के बारे में डेटा की जरूरत है। सेहत की देखभाल की एआई तैयार करने के लिए आपको जीन्स और तिब्बी हालात के बारे में डेटा की जरूरत है। एक नई साम्राज्य मालूमाती मईशत में खाम डेटा को पूरी दुनिया में जमा किया जाएगा और साम्राज्य मरकज की तरफ बहेगा। वहां जदीद टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी जो ऐसे नाकाबिले तस्खीर एल्गोरिथम्स पैदा करेगी जो बिल्लियों की शिनाख्त करना, फैशन के रुझानात की पेशगोई करना, खुद मुख्तार गाड़ियां चलाना और बीमारियों की तशखीस करना जानते हैं। फिर ये एल्गोरिथम्स डेटा कॉलोनियों को वापस बरामद किए जाएंगे। मिस्र और मलेशिया का डेटा सैन फ्रांसिस्को या बीजिंग की किसी कारपोरेशन को अमीर बना सकता है, जबकि काहिरा और कुआलालंपुर के लोग गरीब ही रहेंगे क्योंकि ना तो मुनाफे और ना ही ताकत वापस तकसीम होती है। नई मालूमाती मईशत की नौइयत साम्राज्य मरकज और इस्तेहसाल शुदा कॉलोनी के दरमियान अदम तवाजुन को पहले से कहीं ज्यादा खराब कर सकती है। कदीम जमाने में जमीन मालूमात के बजाय सबसे अहम इक्तिसादी असासा थी। इसने तमाम दौलत और ताकत के एक ही मरकज में हद से ज्यादा इर्तिकाज को रोका। जब तक जमीन सबसे अहम थी, काफी दौलत और ताकत हमेशा सूबाई जमींदारों के हाथ में रहती थी। मिसाल के तौर पर एक रूमी शहनशाह एक के बाद एक सूबाई बगावत को दबा सकता था, लेकिन आखिरी बागी सरदार का सर कलम करने के अगले दिन उसके पास नए सूबाई जमींदारों का एक नया सेट मुकर्रर करने के सिवा कोई चारा नहीं था जो दोबारा मरकजी ताकत को चैलेंज कर सकते थे। रूमी सल्तनत में अगरचे इटली सियासी ताकत का मरकज था, सबसे अमीर सूबे मशरिकी बहीरा रोम में थे।
दरियाए नील की जरखेज जमीनों को इतालवी जजीरा नुमा में मुंतकिल करना नामुमकिन था। आखिरकार शहनशाहों ने रूम शहर को वहशियों के लिए छोड़ दिया और सियासी ताकत की नशिस्त को अमीर मशरिक कुस्तंतनिया मुंतकिल कर दिया। सनती इनकलाब के दौरान मशीनें जमीन से ज्यादा अहम हो गईं। फैक्ट्रियां, कानें, रेलवे लाइनें और बिजली घर सबसे ज्यादा कीमती असासे बन गए। इन किस्म के आसासों को एक जगह पर मरकूज करना निस्बतन आसान था। बरतानवी सल्तनत अपनी होम आइलैंड्स में सनती पैदावार को मरकजी बना सकती थी, हिंदुस्तान, मिस्र और इराक से खाम माल निकाल सकती थी और उन्हें बर्मिंघम या बेलफास्ट में बनी हुई तैयारशुदा अशिया फरोख्त कर सकती थी। रूमी सल्तनत के बरक्स बरतानिया सियासी और इक्तिसादी दोनों ताकतों का मरकज था, लेकिन तबीयात और अर्जियात ने अब भी दौलत और ताकत के इस इर्तिकाज पर कुदरती हुदूद आयद की। बरतानवी कलकत्ता की हर सोती मिल को मानचेस्टर मुंतकिल नहीं कर सकते थे और न ही करकोक के तेल के कुओं को यॉर्कशायर मुंतकिल कर सकते थे। मालूमात मुख्तलिफ हैं। कपास और तेल के बरक्स डिजिटल डेटा को मलेशिया या मिस्र से बीजिंग या सैन फ्रांसिस्को तक तकरीबन रोशनी की रफ्तार से भेजा जा सकता है, और जमीन, तेल के मैदानों या टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के बरक्स एल्गोरिथम्स ज्यादा जगह नहीं घेरते। नतीजतन सनती ताकत के बरक्स दुनिया की एल्गोरिथमिक ताकत को एक ही मरकज में मरकूज किया जा सकता है। एक ही मुल्क के इंजीनियर पूरी दुनिया में चलने वाले तमाम अहम एल्गोरिथम्स के लिए कोड लिख सकते हैं और कंट्रोल की चाबियां संभाल सकते हैं। दर हकीकत एआई बाज रिवायती सनतों जैसे टेक्सटाइल के फैसलाकुन असासों को भी एक जगह पर मरकूज करना मुमकिन बनाता है। 19वीं सदी में टेक्सटाइल सनत को कंट्रोल करने का मतलब था फैले हुए कपास के खेतों और बड़े मेकान की पैदावारी लाइनों को कंट्रोल करना। 21वीं सदी में टेक्सटाइल सनत का सबसे अहम असासा कपास या मशीनरी के बजाय मालूमात है। हरीफों को शिकस्त देने के लिए एक गारमेंट प्रोड्यूसर को ग्राहकों की पसंद और नापसंद के बारे में मालूमात और अगले फैशन की पेशगोई या तख्लीक करने की सलाहियत की जरूरत होती है। इस किस्म की मालूमात को कंट्रोल करके अमेज़ॉन और अलीबाबा जैसे हाईटेक जिन्नात टेक्सटाइल जैसी एक बहुत ही रिवायती सनत पर भी इजारादारी कायम कर सकते हैं। 2021 में अमेज़ॉन अमेरिका का सबसे बड़ा वाहिद कपड़ों का खुर्दा फरोश बन गया। मजीद बुरा, जैसे जैसे एआई, रोबोट्स और 3D प्रिंटर्स टेक्सटाइल की पैदावार को खुदकार बनाते हैं, लाखों कारकुनान अपनी नौकरियां खो सकते हैं, जिससे कौमी मईशतें और आलमी ताकत का तवाज़ुने दिरहम बरहम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशतों और सियासत का क्या होगा जब ऑटोमेशन से यूरोप में टेक्सटाइल पैदा करना सस्ता हो जाएगा। गौर करें कि फिलहाल टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की कल अफरादी कुव्वत के 40% को रोजगार फराहम करता है और बांग्लादेश की बरामदी आमदनी का 84% है। जैसा कि बाब 7 में बताया गया है, अगरचे ऑटोमेशन से लाखों टेक्सटाइल कारकुनान बेकार हो सकते हैं, लेकिन ये गालिबन बहुत सी नई नौकरियां भी पैदा करेगा। मिसाल के तौर पर कोडर्स और डेटा तज्जियाकारों की बहुत ज्यादा मांग हो सकती है, लेकिन एक बेरोजगार फैक्ट्री कारकुन को डेटा तज्जियाकार में तब्दील करने के लिए दोबारा तरबियत में नुमाया पेशगी सरमायाकारी की जरूरत होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऐसा करने के लिए रकम कहां से मिलेगी? लिहाजा एआई और ऑटोमेशन गरीब तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक खास चैलेंज पेश करते हैं। एक एआई से चलने वाली माइशत में डिजिटल रहनुमा मुनाफा का बड़ा हिस्सा हासिल करते हैं और अपनी दौलत को अपनी अफरादी कुव्वत को दोबारा तरबियत देने और इससे भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल पीछे रह जाने वाले ममालिक में गैर हुनरमंद मजदूरों की कदर कम हो जाएगी और उनके पास अपनी अफरादी कुव्वत को दोबारा तरबियत देने के लिए वसाइल नहीं होंगे, जिससे वो मजीद पीछे रह जाएंगे। नतीजा ये हो सकता है कि सैन फ्रांसिस्को और शंघाई में बहुत सी नई नौकरियां और बेपनाह दौलत हो, जबकि दुनिया के बहुत से दूसरे हिस्सों को इक्तिसादी तबाही का सामना करना पड़े। आलमी अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कोपर्स के मुताबिक एआई से 2030 तक आलमी मईशत में $15 और 70 ट्रिलियन का इजाफा होने की तवक्को है। लेकिन अगर मौजूदा रुझानात जारी रहते हैं तो ये पेशगोई की गई है कि चीन और शुमाली अमरीका, दो अहम एआई सुपर पावर्स मिलकर इस रकम का 70% हिस्सा ले जाएंगे। वेब से कोकून तक ये इक्तिसादी और जुग्राफियाई सियासी हरकियात दुनिया को दो डिजिटल सल्तनतों के दरमियान तकसीम कर सकती हैं। सर्द जंग के दौरान आहनी पर्दा, आयरन कर्टन बहुत सी जगहों पर लफ्जी तौर पर धात का बना हुआ था। खारदार तार ने एक मुल्क को दूसरे से अलग कर रखा था। अब दुनिया तेजी से सिलिकॉन पर्दे, सिलिकॉन कर्टन से तकसीम हो रही है। सिलिकॉन पर्दा कोड का बना हुआ है और ये दुनिया के हर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और सर्वर से गुजरता है। आपके स्मार्टफोन पर मौजूद कोड ये तय करता है कि आप सिलिकॉन पर्दे के किस तरफ रहते हैं, कौन से एल्गोरिथम आपकी जिंदगी चलाते हैं, कौन आपकी तवज्जो को कंट्रोल करता है और आपका डाटा कहां बहता है।
सिलिकॉन पर्दे के पार, मसलन चीन और अमेरिका के दरमियान या रूस और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मालूमात तक रसाई हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। मजीद बुरा, दोनों अतराफ तेजी से मुख्तलिफ डिजिटल नेटवर्क्स पर चल रहे हैं जो मुख्तलिफ कंप्यूटर कोड्स इस्तेमाल करते हैं। हर दायरा मुख्तलिफ जवाबित की पाबंदी करता है और मुख्तलिफ मकासद की खिदमत करता है। चीन में नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का सबसे अहम मकसद रियासत को मजबूत करना और हुकूमती पॉलिसियों की खिदमत करना है। अगरचे निजी इदारों को एआई टूल्स की तैयारी और तयनाती में एक खास हद तक खुद मुख्तारी दी जाती है, लेकिन उनकी इक्तसादी सरगर्मियां बिलाखिर हुकूमत के सियासी अहदाफ के मातहत होती हैं। ये सियासी अहदाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की निस्बतन आलेज़ सतह की निगरानी का भी जवाब पेश करते हैं। इसका मतलब है, मिसाल के तौर पर, अगरचे चीनी शहरी और हुक्काम लोगों की प्राइवेसी की परवाह करते हैं, चीन पहले ही अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से कहीं आगे है उन सोशल क्रेडिट सिस्टम को तैयार करने और तयनात करने में जो लोगों की पूरी जिंदगियों का इहाता करते हैं। अमेरिका में हुकूमत का किरदार ज्यादा महदूद है। निजी इदारे एआई की तरक्की और तैनाती की क़यादत करते हैं और बहुत से नए एआई टूल्स का हतमी मकसद अमरीकी रियासत या मौजूदा इंतजामिया को मजबूत करने के बजाय टेक जिन्नात को अमीर बनाना है। दर हकीकत बहुत से मामलात में हुकूमती पॉलिसियां खुद ताकतवर कारोबारी मफादात के जरिए तश्कील दी जाती हैं, लेकिन अमरीकी निज़ाम शहरियों की प्राइवेसी के लिए ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगरचे अमरीकी कारपोरेशनें लोगों की ऑनलाइन सरगर्मियों के बारे में जारहाना तरीके से मालूमात इकट्ठा करती हैं, लेकिन वो लोगों की ऑफलाइन जिंदगियों की निगरानी में बहुत ज्यादा महदूद हैं। तमाम शमूलियत वाले सोशल क्रेडिट सिस्टम्स के पीछे के ख्यालात की भी वसी पैमाने पर रद्द किया जाता है। ये सियासी, सकाफती और रेगुलेटरी इख्तिलाफात का मतलब यह है कि हर दायरा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। चीन में आप गूगल और फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप विकिपीडिया तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। अमेरिका में बहुत कम लोग वीचैट, बैदू और टेंसेंट इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा अहम बात यह है कि ये दायरे एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि चीनी और अमरीकी एक ही ऐप्स के मकामी वर्जन तैयार करते हैं। बैदू चीनी गूगल नहीं है, अलीबाबा चीनी अमेज़ॉन नहीं है। उनके मुख्तलिफ मकासद, मुख्तलिफ डिजिटल आर्किटेक्चर्स और लोगों की जिंदगियों पर मुख्तलिफ असरात हैं। ये इख्तिलाफात दुनिया के बेशतर हिस्से को मुतासिर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ममालिक मकामी टेक्नोलॉजी के बजाय चीनी और अमरीकी सॉफ्टवेयर पर इन्हिसार करते हैं।